केंद्र सरकार द्वारा आगामी फरवरी में जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर जो अपेक्षाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए या चिकित्सा क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, लेकिन इन सबके बीच में कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। उन अपेक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार क्या सोचती है इस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन मौजूदा हालातों की बात की जाए तो किस तरह से उनकी अपेक्षाएं हैं उसके लिए अलग अलग सेक्टर के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बजट हमेशा आता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह जाती है, तो इस बार क्या अपेक्षा रखते हैं कि आप जो बजट पेश होने वाला उसमें किस तरह से देश की जनता का ध्यान रखा जाएगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो 2024 का बजट था उसकी सारी घोषणाएं धरातल पे उतरी और सारी घोषणाएं पूरी हुई। ये इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं। साथ ही बात करें इस वर्ष की तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि में भी वृद्धि होती जा रही है, धीरे धीरे उसका क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सिर्फ सीमांत किसान को ही किसान सम्मान निधि का पैसा मिल पाता है, जबकि कई किसान ऐसे होते हैं जो बेचारे भूमिहीन होते हैं, वो दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं, उस पर पानत करते हैं या फिर उस पर जुताई करते हैं या उसको किराए पर लेते हैं, उसी पर वो निंदाई करते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति का नाम नकल में नहीं हो, जिसके पास भूमि नहीं हो, ऐसे मजदूरों को भी चिन्हित किया जाए और उन्हें किसान का दर्जा देते हुए किसान सम्मान निधि का लाभ उन भूमिहीन मजदूरों को भी मिलना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है, इसमें आज भी कई गांव अछूते हैं, रास्ते की भी लड़ाइयां होती है, खेत खेत के बीच रास्ते होते हैं, रास्तों पर अतिक्रमण हो जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का विस्तार करना चाहिए ताकि प्रत्येक खेत के जो रास्ते गांवों तक कच्चे रास्ते जाते हैं ये पक्के हो पाए और जो खेतों के रास्ते की लड़ाइयां होती है इन लड़ाइयों से लोगों को मुक्ति मिल पाए। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी है इस पर भी गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो सब्सिडी मिल पा रही है अभी काफी कम है, कई जगह मिल पाती है, कई जगह नहीं मिल पाती, तो कम से कम सरकार को एक अच्छा इस पर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि सोलर की जो सब्सिडी है वो टाइम पे सबको मिले, उसी से द्वारा जो ऊर्जा का संरक्षण हो पाएगा। साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नए आए, सरकारी नौकरियां जो पिछली बार मोदी जी ने घोषित की थी बजट में, निश्चित रूप से लोगों को मिली भी है और उतनी विज्ञप्ति जारी भी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही आश्रित नहीं हो, उसको स्वयं आत्मनिर्भर बने, उसका कौशल का विकास हो, स्वयं का उद्योग लगा सके, खुद भी रोजगार पा सके, दूसरों को भी रोजगार दे। इस प्रकार की नीतियां राजस्थान भारत सरकार को बनानी चाहिए। और लोगों को अपेक्षा है कि सबसे मुख्य बात, सरकार के पास जो ऊपर के पैसे वाले लोग होते हैं उनके लिए भी योजनाएं होती है और जो गरीब तबके के लोग होते हैं इनके लिए भी योजनाएं होती है। लेकिन जो बीच का बेचारा मध्यम वर्ग है, ये मध्यम वर्गीय लाभकारी योजनाओं से हमेशा छूता रह जाता है। जो ऊपर के लोग हैं, जिनके पास काफी पैसे, पूंजीपति लोग हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास जेब में पैसा होता है तो योजनाओं का लाभ मिले नहीं मिले वो अपना लाभ ले लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल में आ रहे हैं, उनको भी लाभ मिल जाता है, सरकार उनके ऊपर भी काफी बजट का राशि खर्च करती है, उनको लाभ मिल जाता है। पर जो मध्यम वर्ग है बेचारा, वो कहीं ना कहीं इसमें पिसता हुआ नजर आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को मध्यम वर्ग के बारे में भी सोचना चाहिए और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनानी चाहिए कि किस प्रकार मध्यम वर्ग को भी बजट से एक अच्छा लाभ मिल सके। चिकित्सा के क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं, इस बार क्या बजट से उम्मीद है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ बेहतर परिणाम या अपेक्षाएं लोगों को मिलेगी? क्योंकि चिकित्सकों की बात की जाए या फिर नर्सिंग कर्मियों की बात की जाए, उनकी लगातार अपेक्षा केंद्र सरकार से जरूर रहती है, उपकरण को लेकर रहती है, ऑपरेशन थिएटर्स में जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उनको लेकर रहती है। तो इस बार क्या उम्मीद लगती है आपको, कुछ बेहतर परिणाम इस बार देखने को मिलेंगे? जैसे कि सरकारी संस्थानों में सरकार ने उपकरण वगैरह को पे तो नवीनीकरण वगैरह करती रहती है, परंतु सबसे मेन चीज होती है मरीज और व्यक्ति। जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, उसमें आज भी बहुत सारे कैसे व्यक्ति हैं जो उससे अछूते हैं। उसमें बहुत से लोग हैं जिनको फ्री में उनको लाभ मिलता है, बहुत से जिनको 850 रुपये पे करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और निश्चित अंतराल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। एक तो वो उसका समय सीमा बढ़ानी चाहिए और एक बार में ऐसा करना चाहिए कि ताकि अगली बार उसको रिन्यू कराने में दिक्कत ना आए। और दूसरा है कि एम्स, राजस्थान में सिर्फ अभी तक सिर्फ एक ही एम्स है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि राजस्थान में पूर्वी और दक्षिणी और भी एम्स की स्थापना हो ताकि और भी राजस्थान के जो लोग हैं वो एम्स में सुविधाओं का लाभ ले सके। और एक महत्वपूर्ण एक और वो है कि ईएसआई हॉस्पिटल और रेलवे हॉस्पिटल जो है उनके पास आज भी अपनी सेवाओं का अभाव रहता है कहीं ना कहीं। जब भी वहां पे अगर कोई कर्मचारी अपने इलाज के लिए जाता है तो उनको एक प्रकार से फर्स्ट एड उपचार ही मिल पाता है। उसके अलावा अतिरिक्त उपचार के लिए या महत्वपूर्ण उपचार के लिए उन्हें अन्य हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। वो सरासर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उसमें कमियां मिलती है। तो मैं केंद्र सरकार से चाहूंगा कि इस बार बजट में ईएसआई और रेलवे हॉस्पिटलों का भी है ना, एक तो
वो बड़ा बड़ा वहाँ सुविधाओं का विस्तार हो और लोगों को लाभ मिले, और आयुष्मान आरोग्य योजना में जो लोग छूटे हुए हैं उनको जोड़ने के लिए एक अलग से प्लान हो। युवाओं की बात हमेशा बजट में की जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार का बजट हो, चाहे राजस्थान सरकार का बजट हो। युवा एक उम्मीद के साथ इस बजट को देखता है कि उनके लिए कुछ बेहतर इस बार देखने को मिलेगा। इस बजट से आपको युवाओं को, बेरोजगारों को किस तरह की उम्मीद है? जिस प्रकार पिछले बजट में युवाओं को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार युवाओं पर फोकस करेगी, और केंद्र सरकार का मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं युवा होने के नाते कि उन्होंने इस कदम को उठाया और 1 करोड़ लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका दिया। अब जो युवा हैं उनको ये उम्मीद है सरकार से कि जिस प्रकार से बड़ी शिक्षा जैसे IIT IIM में होगी, नीट होगी, तो इनमें बड़ी शिक्षाओं में युवाओं के लिए लोन मिलता था शिक्षा के लिए, और वो जो शिक्षा का लोन है वो छोटे कोर्सों में भी मिलना चाहिए, जिससे जो निम्न तबके के लोग हैं, जो असमर्थ अपनी पढ़ाई में या किसी प्रकार से परिवार की स्थिति के अनुसार, तो उनको भी वो लोन का फायदा मिलना चाहिए छोटे कोर्स के लिए भी। और जिस प्रकार से शिक्षा हमारे संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, तो सरकार को, केंद्र सरकार को इस पे नई गाइडलाइन बनानी चाहिए, और जो किसी भी पास के अपने क्षेत्र में जो इंटर्नशिप करने जाते हैं युवा, उस समय सीमा को कम करके बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी करनी चाहिए। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, और शिक्षा नगरी के साथ साथ ही एजुकेशन सेक्टर में काफी सरकार प्रयास करती है कि काफी कुछ बेहतर किया जा सके। आप एजुकेशन सेक्टर से आते हैं, क्या उम्मीद इस बार लगती है कि कोचिंग संस्थानों के लिए या स्कूलों के लिए कुछ बेहतर इस बार देखने को मिलेगा बजट में? धन्यवाद सर। पहली चीज तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कोटा को शिक्षा की काशी के रूप में बोल के गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर हमारा केंद्र सरकार का ध्यान और राज्य सरकार दोनों का ध्यान होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जब शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है तो शिक्षा पर सरकार को GST नहीं लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है GST का, कि शिक्षा पे से GST पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाए, ताकि निम्न वर्ग हो, ताकि उनकी फीस में कमी आए और GST हटने के बाद उन लोगों को और ज्यादा लाभ मिले। दूसरे नंबर पे कोटा क्षेत्र हो या एजुकेशन क्षेत्र हो, इसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट करना चाहिए कोटा को या फिर शिक्षा के क्षेत्र को, ताकि यहाँ पर जितने लाभ और क्षेत्रों को और व्यवसाय को मिलते हैं उतने ही शिक्षा के व्यवसायों को भी मिले। तीसरे नंबर में कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बैंक से जो लोन मिलता है शिक्षा व्यवसाय या कोचिंग संस्थानों के लिए, कम से कम ब्याज दर पर इनको लोन दिया जाए, ताकि उनको इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके और वो अपने व्यवसाय के साथ साथ कोटा को भी आगे लेके जाए। चौथे नंबर पे जो लाइट का बिल है, जब देखा जाए कोटा को आपने या शिक्षा को आपने औद्योगिक में कन्वर्ट कर रखा है, तो फिर इस हिसाब से तो इसमें लाइट के बिल की कोई गुंजाइश नहीं होती। फिर भी एक न्यूनतम दर के अनुसार अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो शायद बहुत बड़ी एक राहत मिलेगी शिक्षा वर्ग के लोगों को, और इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों पे पड़ेगा, उनके जीवन पे पड़ेगा और उनके भविष्य पे पड़ेगा। तो सरकार से इतना ही निवेदन है कि इन कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वो इनको आगे बढ़ाए। बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो हमेशा एक युवा वर्ग या किसान वर्ग हमेशा उम्मीद करता है कि अगर वो बैंक से लोन ले तो उनको जो लोन की राशि है वो मिले, इसके अलावा ब्याज उनको कम देना पड़े। बैंकिंग सेक्टर से आप जुड़े हो, तो क्या बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसा प्रावधान बनना चाहिए या ऐसा रिलीफ इस बार मिलना चाहिए, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के लोग ही क्यों ना हो? उनको किस तरह से लगता है कि इस बजट से कुछ उम्मीद उनको लगती है? कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री आवास योजना हुई या प्रधानमंत्री सब्सिडी योजना होती है, पहली बात तो ये है कि आदमी जो गांव का आदमी है या दानी का आदमी है वो तो इन चीजों से वंचित ही है ना। दूसरी बात, जब अपन होम लोन जो चल रहा है उसमें GST सरकार ले रही है, उसका ब्याज दर ऑलरेडी ज्यादा है, उसके बाद भी उसकी GST भी काटी जा रही है, तो कहीं ना कहीं GST कम कर देनी चाहिए या GST को माफ कर देना चाहिए होम लोन से। और मेरा मानना यह है कि कार लोन हुआ या ऑटो लोन जो भी होता है, आप उसकी ऋण राशि है उसको आप बढ़ा सकते हो, लेकिन होम लोन की जो ऋण राशि उसको तो आप कम करो, ताकि हर व्यक्ति का एक अपना जो सपना होता है अपना घर, वो उससे वंचित ना रहे। RT एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है। बच्चों के जो गरीब वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको उनके परिवारजन इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते कि वो बड़े स्कूलों में उनको पढ़ा सके। पिछले कुछ समय से ऐसा देखा गया है कि RT में जो बच्चे आते हैं उनसे स्कूलों में भी फीस वसूली जा रही है, या RT में ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जो योजना लेकर आई है RT में उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को दूर होना चाहिए इस बजट के अंदर, ताकि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिल सके। देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार ने वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, शिक्षा सभी गरीब वर्ग तक के बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए,
लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जो कहीं ना कहीं निजी विद्यालयों को भी प्रभावित करती है, साथ में उनमें पढ़ रहे जो गरीब और वंचित असुविधाग्रस्त बच्चे हैं उनको भी प्रभावित करती है। पहली बात तो जो निजी विद्यालय होते हैं इनमें जो यूनिट कॉस्ट होती है, यूनिट कॉस्ट का मतलब जो न्यूनतम राशि विद्यालयों को मिलती है वो बहुत कम होती है, जिसको बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि और दूसरी बात, उस राशि का भुगतान भी समय पर विद्यालयों को नहीं किया जाता। निजी विद्यालयों की स्थिति ये होती है कि उनको पूरे साल भर फीस के लिए परेशान रहना पड़ता है, जो 75% बच्चे उनसे भी, और साथ में जो आरटी के द्वारा भुगतान किया जाता है वो भी समय पे नहीं होता। जब समय भुगतान नहीं होता तो इससे आर्थिक स्थिति कमर टूट जाती है निजी विद्यालयों की। तो भुगतान समय पे होना चाहिए, यूनिट कॉस्ट को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो निजी विद्यालय होते हैं इनको कॉमर्शियल श्रेणी के बिल विद्युत उसमें लाए जाते हैं। जो बिजली के बिल होते हैं कॉमर्शियल श्रेणी में आते हैं, वो इसमें नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो निजी विद्यालय संविधान के अनुसार नो प्रॉफिट नो लॉस की संस्था है, तो इसमें एक डोमेस्टिक श्रेणी के बिल लागू करने चाहिए ताकि उनके ऊपर आर्थिक भार न पड़े। तीसरी बात, जो शिक्षा है बच्चों के लिए कॉलेज स्तर की, उसमें भी बच्चों को रोजगार परक शिक्षा, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे रोजगार परक बच्चे को रोजगार उपलब्ध हो सके। और आरटी का भुगतान 65% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 35% स्टेट गवर्नमेंट करती है। वो भुगतान अगर समय पे निजी विद्यालयों को मिल जाए तो जो शिकायतें आती है कई निजी विद्यालय द्वारा आरटी का भुगतान लेने की प्राइवेट स्कूल में अभिभावकों से, तो ऐसी समस्याएं खत्म हो सकती है। अच्छा राकेश, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि किसानों की आपने बात की, लेकिन एक चीज आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा गरीबों को मिलता है मकान बनाने के लिए, उनकी अपेक्षा है कि इस बार बजट में उस राशि को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ताकि जो उनकी राशि है जो मिल रही है उससे थोड़ा सा और उनको बढ़ा के मिले, ताकि उनका मकान और बेहतर बन सके। इस तरह की बजट में कुछ लगता है कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से कुछ और बेहतर निकल कर आएगा, ताकि जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको मकान बनाने में और अच्छी बेहतर सुविधा मिल सके? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि घर जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा मेरे साथ नरेंद्र पुरी जी का। नरेंद्र पुरी जी ने जो बात कही कि हमारे यहाँ कई बार देखा जाता है कि कार लोन तो सस्ता होता है और होम लोन महंगा होता है, ऐसी प्रवृत्तियां दूर होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बात कही कि जो होम लोन का जो ब्याज है वो काफी कम लिया जाए, न लिया जाए। ब्याज तो लेना ही नहीं चाहिए कि अगर कोई अपने घर बना रहा है उसके लिए लोन ले रहा है तो, साथ ही साथ उसको जीएसटी फ्री करना चाहिए। उसके लिए मैं नरेंद्र पुरी जी का आभार भी प्रकट करता हूं, उनके ऐसे विचार है। और साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंदिरा जो अपने प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर बनते हैं, मैंने देखा है कि गांवों में तो लगभग सभी परिवार इसका लाभ ले लेते हैं, लेकिन शहर में आज भी अछूते हैं। जबकि आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि शहर के अंदर भी प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है। अगर कोई व्यक्ति आवास से हीन है, उसके पास आवास नहीं है और स्वयं का प्लॉट है, वैध प्लॉट है, तो उस पर वो अपने वार्ड पार्षद की सहायता से, वो मित्र से आवेदन करके और वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकता है। हालांकि ये बात ठीक है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि मिलती है 1 से 1.5 लाख रुपए राशि होती है, जो काफी कम होती है, उससे सिर्फ दीवारें खड़ी की जा सकती है, छत नहीं डल पाती। ये बात सही है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हर गरीब का अपना घर हो, उसका सपना पूरा हो, इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है इसे बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए करनी चाहिए। और ये जब हो जाएगी तो प्रत्येक गरीब के पास अपना घर होगा, उसका सपना सच होगा, और तब जाकर हमारा देश वास्तव में विकसित भारत कहलाने के बात संकल्पना पे आगे बढ़ेगा। कोटा को इस बजट से काफी कुछ उम्मीद है। उम्मीद दो तरह की है, एक तो है एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा भयभीत हैं कोटा आने के लिए। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की तो मैं बात आपसे नहीं करूंगा, एक उद्योग की बात जरूर मैं आपसे करूंगा कि उद्योग को लेकर पहले औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा को जाना जाता था, उसके बाद शिक्षा नगरी के नाम से। इस बार क्या लगता है आपको बजट में कुछ नई फैक्ट्रीज या कंपनी कोटा में आनी चाहिए, जिससे जो यहाँ के कोटा के या संभाग के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको मौका मिले इस बजट में? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है और रोजगार लोगों को मिले, इसके लिए बजट में प्रयास होने भी चाहिए। और यही मांग आज का युवा करता भी सरकार से कि हमें सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसे अवसर चाहिए जिससे हम खुद रोजगार लगा सके और दूसरों को भी रोजगार दे सके। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं होकर वर्तमान में औद्योगिक की श्रेणी में आ चुकी है। इसीलिए जो मेरे साथी जितेंद्र कश्यप जी ने, रविंद्र भैया ने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि जो एक तरफ तो सरकार कहती है कि जो शिक्षा है वो औद्योगिक की श्रेणी में आएगी,
और उनसे घरेलू बिल लिए जाते, कॉमर्शियल बिल लिए जाते। तो कुल मिला के जब हमने शिक्षा को उद्योग का दर्जा दे दिया तो उद्योगों को मिलने वाली प्रत्येक जो रियायत है और प्रत्येक सुविधा है वो शिक्षा को भी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे कोटा जो पहले शिक्षक अपने आड़ती का या राजस्थान का कानपुर कहलाता था, ये बात सही है कि आज नजर उठा के देखे तो कोटा के आसपास के लगभग सभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। इसीलिए वर्तमान में सारा जो आर्थिक भार है वो शिक्षा और कोचिंग संस्थानों पर आ चुका है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा के साथ साथ कोटा को एक नए बड़े इंडस्ट्रियल एरिया भी मिलने चाहिए। यहाँ पर लगभग 8-10 बड़े उद्योग आए तो यहाँ के लोगों को शिक्षा के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी रोजगार मिले, वो चाहे टायर उद्योग हो, चाहे एनर्जी का उद्योग हो, चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो। जब राइजिंग राजस्थान में अभी हाल ही में कई प्राइवेट कंपनियां राजस्थान में आई है, उन्होंने एमओयू भी किए हैं और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कोटा में भी उनमें से कुछ उद्योग आएंगे और कोटा के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के प्रयासों से अब तो हवाई अड्डा के भी काम चालू हो गया और निश्चित रूप से यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जब फ्लाइट आएगी तो कोटा का शैक्षणिक विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास भी होगा। साथ ही साथ कोटा के आसपास नए इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप होंगे। अभी फतेहपुर गुंडलाई में हुआ है, बपावर में नया इंडस्ट्रियल एरिया है, इसी प्रकार कोटा के आसपास भी नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होंगे। तो उन औद्योगिक क्षेत्रों में कोचिंगें भी आएगी और उनमें जो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगेगी और उन्हीं के अंदर कोई नई स्कीमें भी आएगी जिससे लोगों को रोजगार मिल पाएगा और तब जाकर वास्तव में हमारा कोटा वापस राजस्थान का कानपुर कहलाएगा। और मैं तो मानता हूँ कानपुर को भी काफी पीछे छोड़ सकता है। कोटा में इतनी क्षमताएं हैं, यहाँ पर चंबल नदी है, 12 महीने उसमें पानी रहता है, यहाँ के लोग ऊर्जावान है, यहाँ के लोकल नेताओं में और राजनेताओं में इच्छा शक्ति है अच्छी। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी भी इस बात को समझेंगे और बजट में कोटा को बड़े उद्योग इस बार मिलेंगे, इसे भी पूरी आशा है। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ कि शिक्षा के आयाम काफी हैं कोटा में, ये सभी जानते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी नेगेटिव बातें बाहर जा रही हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन पर इसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, शिक्षा पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, इस बजट में ऐसा कुछ प्रावधान बनना चाहिए कि जो कोचिंग्स कुछ और कोचिंग्स खुलनी चाहिए या फिर शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर बच्चों को यहाँ पे शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि जो बच्चा यहाँ से बाहर शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है वो कोटा में ही रहे या हाड़ौती में ही उसको अच्छी शिक्षा मिल सके। इसको लेकर कुछ बजट में शिक्षा के क्षेत्र में आपको लगता है कि कुछ और बेहतर जो प्रावधान है वो निकल कर आ सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। कोटा पूर्ण रूप से शिक्षा के ऊपर निर्भर एक क्षेत्र है और वास्तविकता तो यह है कि पिछले कुछ समय से जो एक भय का माहौल बना रखा था कोटा के अंदर, वो वैसा वास्तविकता में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अपने ही व्यक्ति हैं जिनकी वजह से एक माहौल है, अदरवाइज देखा जाए कोटा के अंदर बहुत अच्छा शिक्षा का माहौल है। जितना भी रिजल्ट आप पूरे कोटा इंडिया में देखेंगे उसका 100% पूरा के पूरा मैं आधार सिर्फ कोटा को मानता हूं, कोटा की पूरी टीम को मानता हूं। बस अब यह है कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिनकी वजह से फीस में, बच्चों की फीस में कम से कम उनको छूट मिले, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो उन लोगों को और कम से कम कीमत पे इनको ऐसे प्लॉट मिले, भूखंड मिले ताकि वो और शिक्षा को सस्ता कर सके, ताकि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात बाहर से आने वाले विद्यार्थियों की, भाई साहब ने बताया राकेश जी ने कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ के जो नेता हैं वो इसके लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं और यहाँ तक कि चाहे हॉस्टल एसोसिएशन हो, मेस हो, सब लोगों ने अब की बार दिल खोल के बच्चों के स्वागत करने के लिए तैयारी कर ली है और मुझे नहीं लगता अब की बार बच्चे कम से कम 2 से 3 लाख कोटा में आने से कोई रोक सकता है। तो निश्चित तौर पर अलग अलग सेक्टर से अलग अलग बातें सामने आई हैं, अलग अलग उम्मीदें सामने आई हैं, जिसको लेकर लगातार केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए हैं कि युवाओं को किस तरह से खुश किया जा सकता है इस बजट में, किसानों को किस तरह से खुश किया जा सकता है। खासतौर पर अगर कोटा की बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कौन से उद्योगों को इस बार यहाँ पर लाया जा सकता है जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार इस तरह के जो है आयाम स्थापित किए जाए ताकि जो बच्चे बाहर से कोटा से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको कोटा में ही बेहतर शिक्षा मिल सके, क्योंकि शिक्षा नगरी के नाम से कोटा को जाना जाता है। शिक्षा की काशी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो कह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह के आयाम इस बार स्थापित हो कोटा में, हाड़ौती में, ताकि युवाओं को बैंकिंग सेक्टर में, किसानों को, निर्धन परिवारों को, मध्यम वर्ग के परिवारों को, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सेक्टर्स जो हैं उनको काफी लाभ मिल सके। तो सब इस बार बजट पर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोटा को, हाड़ौती को इस बार कुछ बेहतर परिणाम इस बार देखने को मिलेंगे और इस परिणाम के साथ ही एक बार फिर कोटा जो है राजस्थान ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 कहलाएगा, क्योंकि सभी तरह के प्रयास जिस तरह से बताए गए हैं, अलग अलग प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से आते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बार बजट में कोटा को बहुत कुछ उम्मीद है कि बहुत कुछ अच्छा इस बार कोटा को मिलने वाला